बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं आज की टॉप स्टोरी का। आपका मेजबान अल्ताफ बयानी हाजिर खिदमत में एक नए मेहमान के साथ और एक नई स्टोरी के साथ। नाज़रीन, पिछले 3 सालों से मुल्क की मईशत पे इतने प्रोग्राम हो चुके हैं और इतनी बातें हो चुकी हैं कि गालिबन अब ये इतना, मैं कहूँगा अगर किसी एंकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना घिसा पिटा मौजू है ये कि इस पर बात करने के लिए कुछ रह नहीं गया। कमोबेश तमाम ही अवामिल जो हैं वो इस पर लोगों ने अपनी राय दे चुके हैं। कई माहिर मुआशियात ने उन पर अपना रद्द अमल जाहिर कर दिया है। जो प्रो हुकूमत होते हैं वो हुकूमत की तरफ से बोलते हैं और जो हुकूमत के मुखालिफिन होते हैं वो हुकूमत के मुखालिफ अंदाज में, किसी और अंदाज में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो ऐसा वाकया रूनुमा हो गया कि इसी मईशत ने, इसी महंगाई ने, इसी पस्ती ने एक हुकूमत की, सूबाई हुकूमत जहां से उनका आगाज था, जिसे हम कहते हैं कि वो गढ़ था पीटीआई का, तो केपीके में बल्दियाती इलेक्शंस में हुई इब्तिदाई शिकस्त। इस शिकस्त के सारे अवामिल जितने भी इनके तंजीमी अवामिल तो कुछ भी हों, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मईशत यानी कि महंगाई के हवाले से रहा कि क्या अब हुकूमतें जो है मईशत को नहीं संभाल सकेंगी तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देगी, अवाम उनको फारिग कर देगी। और ये केपीके में हो जाना आई ओपनिंग था और इसके बाद से हुकूमत भी अपने रिदम को चेंज करने में, तंजीमी हवालों से मैंने फिर कहा कि उन्होंने बड़ी तब्दीलियां की हैं, वो करते रहें, लेकिन इन्हें अपनी मुआशी तरजीहात में भी तब्दीलियां लानी होंगी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुल्क के मायनाज माहिर मुआशियात जनाब मोहम्मद शहरोज खान लोधी हमारे साथ है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम शहरोज। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहरोज टाइम देने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि मैंने इंट्रो में अर्ज किया कि आज के हमारे प्रोग्राम का जो माखज होगा शहरोज, वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कि वो क्या अवामिल रहे। हमें ना इस वक्त प्रो हुकूमत रहना है, ना हुकूमत मुखालिफ रहना है। हमें रियलिटी जैसी आप हमेशा से बात करते रहे हैं कि रियलिटी जो है वो कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है, या अगर वो अच्छा भी है तो बताया गलत जाता है और बुरा भी है तो भी गलत बताया जाता है। बैलेंस्ड हमें मुआशियात की सही सूरत हाल समझ नहीं आती। सबसे पहले मैं बात करूंगा शहरोज के महंगाई। हुकूमत मुखालिफ लोग कहते हैं कि शायद ये समझ नहीं पाए, इनको काम करने का तजर्बा नहीं था, इनके मुआहिर, इनकी टीम में वो काबिलियत नहीं थी कि वो इसको कर पाते। जबकि हुकूमत कहती है कि दुनिया भर में एक रिसेशन का दौर चला है और महंगाई का एक तूफान आ गया, खासतौर पर कोविड के बाद। मैं समझता हूं एज एन गैर जानिबदार माहिर मुआशियात के, आप इसको अपने अल्फाज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, वो इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है। बहरहाल इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई बात करे तो उनके खुद जो काबीना के लोग हैं, खुद उनके मेंबर्स हैं, अपनी खुद जो इनकी जमात, वो खुद लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी महंगाई तो है और वो खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर मैं अपना आपको बताऊं तो देखें, चीजें बहुत ज्यादा इस वक्त वर्सन है। और मैं इसमें एक चीज ये ऐड करता हूँ कि ठीक है, इन्फ्लेशन जो होता है, जी एक इसकी जो अब 2 साइड होती है। एक आपका इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्राइस होता है, दूसरा इसका नेशनल डिमांड से इसका इन्फ्लेशन बन रहा होता है। जी तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी इन्फ्लेशन को आते हुए देखें, जैसे मतलब वो जब आता है, जब आप उसको टैक्सेस बढ़ा दें चीज के ऊपर, कोई लेवी बढ़ा दें, तो वो भी इतनी ज्यादा है। और नेचुरल डिमांड से भी जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसके मुकाबले में वो नेचुरल डिमांड वाला इन्फ्लेशन कम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मेजर से जो आप लेते हैं, जो चीजों को बढ़ाते हैं, जो इन्फ्लेशन आता है, वो थोड़ा ज्यादा है। तो चीज इसमें यह है, ठीक है, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम चीनी अगर देखें, हमारे मुल्क में हमारे अपने जो किसान है वो उगाते हैं चीनी की शुगर मिलें, हम देखें तो पाकिस्तान में लगी। अगर चीनी की कीमत जो है 3 साल पहले मिसाल के तौर पर 55 रुपए पर थी, आज वो 110 पर है, पहुंच गई है, तो इसका कोई जवाब तो नहीं है। इसी तरह आप गंदुम ले लें, हुकूमत खुद से गंदुम की प्राइस कंट्रोल करती है। तकरीबन सारी की सारी आप गंदुम देखें हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल पाकिस्तान का किसान करता है, तो पाकिस्तानी रुपये में पेमेंट होती है, इसका कोई डॉलर से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो गंदुम की कीमत आज से 3 साल पहले जो अगर मिसाल के तौर पर 15 रुपए पर किलो थी, और अगर आज वो 70-75 रुपए तक चली गई है, तो उसका तो कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल। तो ये तो ठीक है,
वही प्राइस। शहरोज यहाँ मैं बिल्कुल आपको एक और चीज भी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क के तौर पर जाना पहचाना जाता है और हमारी ज़राअत से मुतल्लिक ही चीजें, जिसे हम गन्ना कहें, राई, हमारे गंदम कहें, या और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका ताल्लुक हमारी ज़राअत से है, उन्हीं को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, आप अगर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बना देंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले लेंगे तो वो हल नहीं है, ठीक है। आपने जब तक कि आप इसके अंदर खुद नहीं घुसेंगे तो जब तक कि कुछ इसका हल नहीं निकलने वाला। मैं आपकी इसमें एक मिसाल देता हूँ। अब आप जैसे ज़राअत की बात करी, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाए, ठीक है, तो देखें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चीज हो रही है उसमें आप फ्लक्चुएशन देखें ना कितनी है, मतलब वो आज तक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ गई नहीं है। मैं आपको अगर बताऊं ज़राअत की अगर हम मिसाल लें, देखिए ज़राअत में जो हमारा आरती है, जो ग्रोवर है, उसको देखिए जो ग्रोवर होता है जी उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। दरमियान में जो आरती होता है उसका कमीशन होता है और वो इतना पावरफुल होता है कि वो जिस प्राइस पर कमोडिटी प्राइस बढ़ा सकता है। इसमें जो महंगाई की मेन वजह है वो बेसिकली आरती का परचेजिंग पावर है। इसकी मेन वजह यह है कि भाई उसके पास ये करप्शन का ना पार्किंग लॉट है। इसमें क्या होता है, आपका जो भी ग्रोवर है, ठीक है, जो भी किसान होता है, जो भी ग्रोवर होता है, उसको तो अल्टीमेटली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसने अपनी तो फसल किसी ना किसी को बेचनी है, तो उसको खरीदा जाता है और खरीदने के बाद जो एग्रीकल्चर जो फाइनेंस होता है, जब उसको मिल गया तो एक तो यहाँ करप्शन का पैसा पार्क हो गया। बिल्कुल। दूसरा क्या हुआ कि जब आपने उसकी फसल खरीद ली तो मिसाल के तौर पे आपने उसकी प्याज की फसल 10 किलोग्राम पे खरीदी, बिल्कुल 10 केजी पे खरीदी। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको 20 रुपए पर बेचे, 30 रुपए के ऊपर बेचे, ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि भाई आपके ऊपर आपके पास पावर है कि आप कितने भी चीज को फ्लक्चुएट करते हैं। सही सही। ये चीज डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। अब बात यह है कि अगर हम डोमेस्टिकली, अभी तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीजों की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इसमें कोई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस की बात नहीं आ रही है कि भाई अभी रिसेशन आया हुआ है या इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस। उसमें मैं अभी आता हूं, पहले एग्रीकल्चर को थोड़ा सा समेट लें। तो अब देखिए इसमें जो परचेजिंग पावर है आरती की, और इसमें बात यह है कि इसमें अब दूसरी चीज ये है कि जो 10 रुपए की चीज खरीदी गई और जो 30 रुपए की मार्केट में बेची गई, अब वो जब 30 रुपए की मार्केट में बेची गई, क्या वो सिंध के अंदर 30 रुपए की बेची गई और पंजाब के अंदर भी 30 रुपए की बेची गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सिंध के अंदर किसी और प्राइस के ऊपर बेची गई है, पंजाब में किसी और प्राइस के ऊपर बेची गई है, दूसरे सूबों में किसी और फिर प्राइस के ऊपर बेची गई होगी। आप समझते हैं? मैं समझ गया। तो शरद, आप समझते हैं को यहाँ पे शायद इंतजामी तौर पर संभाल नहीं पाई हुकूमतें उन इदारों को या उन रेगुलेटर्स को जिनको ये काम करना था कि एक प्राइस का जो लेवल है वो कमोबेश हर सूबे में एक जैसा रहे और जो तहसील है वो भी एक जैसी है। तो आप समझते हैं कि ये एक कार्टर्स और माफिया जो है उनको बड़ा खुल के मौका मिल गया इन सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करने का, और इससे फिर नुकसान अल्टीमेटली हुकूमत को भी हुआ। देखिए पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में पूरा एक कैश का माफिया है, जो एक मिडल मैन का माफिया है। ठीक है, ये जो मार्जिन होता है और ये सारा पैसा हम अगर इस पे बात करें कि ये जो मार्जिन है, जो फ्लक्चुएशन आ रही है, जो डिफरेंशियल फ्लक्चुएशन आ रही है, क्या ये डॉक्यूमेंटेड है? नहीं है। तो अब इसमें ना सेल इनवॉइस है, ना तो इसमें परचेज ऑर्डर है। अब आप खुद सोचें कि अब अगर ये डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो प्राइस ही अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी, प्राइस आपकी अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगी। और जो आपका देखिए अलमिया क्या रहा है, आपका अलमिया ये रहा है कि आप ये कर रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हम दे देते हैं, अभी जो बजट आ रहा है, अभी ये जो मिनी बजट देंगे, इसमें से ये लोग 350 की एग्जम्पशन हटा देंगे, लेवीज बढ़ा देंगे, तो 350 अरब अल्टीमेटली उस आवाम के ऊपर आ जाएगा जो ऑलरेडी टैक्स के अंदर है या ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रही है, ठीक है ना। अब अगर ये चीज पे अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएं या इनको आप पकड़ लें, पहली बात तो ये आप पकड़ नहीं सकते। अच्छा, आप इस पे काम ही नहीं कर सकते, ये इतने पावरफुल हैं कि आप ये अपनी बनवाते हैं। आज तक 70 साल हो गए शहरोज, और ज़राअत पर टैक्स जो है, जिसे हम कहते हैं कि ज़राई मुल्क है, अगर हम एक मिनिमल टैक्स पे अगर लाना है, मिनिमल टैक्स, मैं नहीं कहता कि हमको किसानों पे बहुत बड़ा टैक्स, उनको सब्सिडाइज तो जरूर करें, लेकिन एक इनकम टैक्स जो उसके दरमियान के लोगों उन पर तो लगना चाहिए, लेकिन वहां भी नहीं है। हमें एक और चीज सोचनी है ना, हमें ये भी तो चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये जो देहातों में जो बैंकिंग सिस्टम नहीं आ पा रहा, ये क्यों नहीं आ पा रहा, ये क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं करते?
ठीक है, सही बात। अगर ये एक्सेप्ट हो जाए और सीधे ट्रांजेक्शन एक चीज की मनी ट्रेल आ जाए, तो आप एक दूसरा टॉपिक है जिसमें मैं मिसाल दूं कि आप पॉइंट ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर वो भी यहाँ इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इसमें ये होगा कि जो आप एग्जिस्टिंग रेट बढ़ा रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बताऊं कि आप 12.5% अगर किसी चीज पे लगा हुआ है, आप उसको स्टैंडर्डाइज करके 17% कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल है, आप डिफरेंशियल बढ़ा के टैक्स रेट बढ़ा के उसी से ले रहे हैं टैक्स के जो ऑलरेडी दे रहा था 12.5 पे। अब बात यह है कि अगर आप इस पे टैक्स लगा दें, एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ कि ना जहाँ सेल इनवाइस है, ना कितना परचेज ऑर्डर है, ना डिफरेंशियल का पता है कि किसकी जेब में जा रहा है, अगर यहाँ से टैक्स आ जाए तो अल्टीमेटली तो भाई आपका जो एक हर किसी का जो विजन होता है, तो जो भी एफबीआई की टीम होती है, कभी मेरा टैक्स बेस बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ टैक्स बेस बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ा है। फिर इसके साथ साथ आपके ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जहाँ आपकी टैक्स या जहाँ आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू टू जीडीपी देखें तो उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली तो देखें यही हो रहा है ना कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि आपको टारगेट दिया जा रहा है आईएमएफ से, और आईएमएफ आपको कह रहा है कि भाई मिसाल के तौर पर पिछले टाइम आप $5,200 अरब जमा कर रहे थे, अब आप एक काम करें 6,100 अरब जमा करें। आईएमएफ का जिक्र किया शहरोज आपने, और मैं चाह रहा था कि मेरा अगला सवाल भी आईएमएफ से मुताल्लिक था, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा हमारे सनती रुझान की तरफ जाऊंगा। सनती एतबार से भी एक जमाने में हम इतनी तेजी से, खुद वजीर आजम भी इसका कई बार इजहार कर चुके हैं कि 60s में पाकिस्तान जो है वो सनती बूम की तरफ था, हम जो इंडस्ट्रियल बूम की तरफ थे, और दुनिया हमें इस खित्ते का चैंपियन, सनती इंडस्ट्रियल चैंपियन देख रही थी। लेकिन इसके बाद ग्रेजुअली हम आज इस सतह पर आए कि इंडिया और बांग्लादेश हमसे कई गुना आगे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पूछना ये चाहूंगा, क्या सनती हवालों से भी हम वो टैक्स कलेक्शन या वो मराहत जो हुकूमत को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, क्या अब तक लेने में कामयाब हुए, या हम अब तक उनको इस लेवल पर ला ही नहीं सके? ठीक है, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ रिटेल सेक्टर से रख के। मैं सवाल ये समझा था आपका कि शायद आप ये पूछेंगे कि भाई हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं है ना। जी, चले, आपने ये सवाल किया तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारा पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर है, अब हम रिटेल सेक्टर का अगर मैं आपको रिव्यू दूं तो इससे पहले जो हमारा रिटेल सेक्टर है वो अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन रुपीज का है। जी, टोटल इकोनॉमी हमारी 45 ऑन एन एवरेज ट्रिलियन की होगी, जिसमें 60 ट्रिलियन रुपीज सिर्फ ये रिटेल का है, जो अप्रोक्सीमेटली 15 से 18% बन जाता होगा। पाकिस्तान में रफली 30 लाख दुकानें मौजूद है, अप्रोक्सीमेटली 90 लाख लोग यहाँ मौजूद होंगे जो इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट में होंगे। बिल्कुल। अब बात ये है सबसे अहम जो आपने सवाल किया कि यार ये वैसे ही टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊं सिर्फ 10% ऐसा है जो इसमें डॉक्यूमेंटेड है और 90% ऐसा है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें पॉइंट आउट करना चाहिए। अब इसमें बात यह है कि ये एक रूटीन नेचर है, आप किसी भी कंट्री में चले जाए, कहीं भी किसी भी मार्केट में चले जाए, तो आपको एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू टैक्स कलेक्शन हो रही होगी, और हर चीज एक दूसरी चीज के साथ लिंक अप होगी, मतलब एक चीज का जो सिस्टम होगा वो दूसरी चीज के सिस्टम के साथ लिंक होगा, तो आप बहुत आसानी से आपको पता होगा कि भाई सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है और सोर्स ऑफ टैक्स क्या है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है। तो आपका भी तो देखें शॉर्ट टर्म टारगेट यही है ना कि आप जीडीपी ग्रोथ बढ़ाएं अनडॉक्यूमेंटेड से डॉक्यूमेंटेड करके। अब ये विक्ट्री होगी बहुत बड़ी चीज, तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेड फैक्टर है वो अगर इस डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, क्योंकि आप कर भी रहे हैं, आपने डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल इंप्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया है, कहीं आपको मुश्किलात आ रही है, कहीं आपको करने में बिल्कुल मैं अवाम के लिए इसको मजीद क्लियर करना भी चाहूंगा। शहरोज आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि पॉइंट ऑफ सेल पर कुछ ऐसे गैजेट्स हुकूमत या एफबीआई की तरफ से नस्ब होंगे, जैसे कि बताया गया लास्ट हमने जो मीडिया में ही खबरें शाये हुई कि टोबैको पर भी इसी किस्म का चेक लगाया जा रहा है, सीमेंट पर इस किस्म का चेक लगाया जा रहा है। टोबैको में लग रहा था, लेकिन टोबैको का स्टे आ गया था, तो वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सीमेंट और चीनी के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये सिर्फ ये वो सेक्टर है जो आप नाम दे रहे हैं कि जहाँ हमारी जो मूवमेंट है, मतलब तो आप कहते हैं फ्लो है बहुत ज्यादा, वहां पर लगा रहे, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब इसमें ये एक्चुअली होता क्या था, ये क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? शरद मैं चाहूंगा कि ये आवाम के लिए बड़े आसान अल्फाज में समझाइएगा कि क्यों हमें टोबैको, चीनी, सीमेंट और इस किस्म के 4 या 5 को ऐसे शोबे थे जिस पर इस किस्म को वॉच डॉग से खड़े करने पड़े हमारे एफबीआर को। बहुत सिंपल चीज है, ये सिस्टम इस वजह से लगाया जाता है
ताकि हर चीज मैं आपकी एक ऑडियंस के लिए समझाऊं कि ताकि हर चीज, मिसाल के तौर पर टोबैको का कोई प्रोडक्ट है तो उससे बहुत आसानी से आप उसको पहचान सकते हैं, मतलब उसको ट्रेस कर सकते हैं टैक्स के हवाले से कि भाई एक चीज मिसाल के तौर पर 100 रुपए की बिकी है। अब होता ये है वो बिकी जितने की और आगे सेल जितने की हुई है, पीछे ट्रेल नहीं होता। सही मिसाल मैंने जो आपको प्याज की मिसाल दी थी, भाई 10 की मिल रही थी, आगे मैं 30 की बेच रहा था, पीछे मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बेंचमार्क क्या है इसको सेट करने का, ना कि मैं 30 में बेच क्यों रहा हूँ। बिल्कुल एक बेंचमार्क होता है ना कि भाई मैं 30 रुपए की अगर कोई चीज बेच रहा हूँ तो इसमें मेरी 10 रुपए कॉस्ट आई होगी, तो इतना मेरा मार्जिन होगा, वो नहीं पता था। अब इसमें ये होगा कि एक चीज आपकी कहीं से प्रोड्यूस हुई है, तो प्रोड्यूस प्राइस क्या थी, आगे उसमें टैक्स कितना एडिशन हुआ, कोई इसमें वैल्यू एडिशन कितनी हुई, उस पर टैक्स कितना लगा, और आगे वो सेल कितने की। इसमें ये होगा आपको इसको चीज प्रोडक्ट की पता होगी टोटल एक्चुअल में थी क्या, और इस पर एक्चुअल में टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, तो वो आपका ट्रेस में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, और यकीनी तौर पे इस सवाल को मैं मजीद थोड़ा सा एलोबरेट करके आपके सामने लाऊंगा। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद शेरोज खान लोधी हमारे साथ होंगे, उनसे सवाल मैं ये करूंगा कि क्या इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि एक चीज बनती 1 लाख है और उस पर जो सेल्स टैक्स मिलता है वो मिलता है 10,000 का, 90,000 वो प्रोडक्ट जो है वो बगैर सेल्स टैक्स किए वहां से निकल जाती है, जिससे हुकूमत को एक खतीर नुकसान होता है टैक्स की मद में। इसी किस्म के इसी चीज को, इस टोबैको को, इस पैकेट को आप सीमेंट की बोरी भी समझ सकते हैं, इसको आप चीनी की एक बोरी भी समझ सकते हैं। तो जितना निकल रहा है फैक्ट्री से उतना ही सामने आना चाहिए, इतना सेल्स टैक्स हमें कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, शायद ये भी एक वजह होगी, लेकिन ये हमें शेरोज शायद इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में एलिब्रेट कर सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ शेरोज खान लोधी मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे थे कि ये पॉइंट ऑफ सेल पर, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल से मुराद मेरी यह है कि फैक्ट्रीज पर वो इदारे जहां पर टोबैको, सीमेंट और चीनी या इस किस्म की 4 या 5 ऐसी मजीद चीजें हैं जो बनती हैं लेकिन हुकूमत की निगाहों से ओझल हो जाती हैं, तो वहां पे अब हुकूमत नहीं है, बिहार नहीं है, फैसला किया है कि वहां पे ऐसे गैजेट्स, ऐसे वॉचडॉग्स लगाए जाएं कि प्रोडक्शन का सही अंदाजा हो और सेल्स की मद में हुकूमत को पूरी रकम हासिल हुई या नहीं हुई। जी शेरोज, कैसे देखते हैं इस हुकूमत के इस इकदाम को? देखिए, इसमें ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक इकॉनमी हो और उसके अंदर कोई ऐसी इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी तो नहीं कहूंगा, एफबीआई कलेक्शन एंटिटी है, कलेक्शन एंटिटी हो, और उसकी नजर से कोई चीज, मतलब उसकी नजर में कोई चीज ना हो, ये चीज हो जाएगी। क्या बात है, समझ गया मैं आपका ये डिप्लोमेटिक आंसर समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। देखिए पता होता है सबको, बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि इसको ट्रेस क्यों नहीं करना। अच्छा भाई, ट्रेस क्यों नहीं करना? ट्रेस इस वजह से नहीं करना होता भाई कि एक्चुअल में हम बदकिस्मती के साथ एक ऐसी कंट्री के अंदर है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो किसी पॉलिटिकल निजाम के थ्रू चलती है। वो इस वजह से अगर होना तो ये चाहिए मेरे ख्याल में, मेरी नजर है, जो भी कलेक्शन एंटिटी जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिसीज दे रही है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फिर एफबीआई का, डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, इसको आप अलग करें, इंडिपेंडेंट बनाए ताकि इंडिपेंडेंटली चल सके। बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल नहीं पाती इस वजह से, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं, हर एक सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ, आप उसको ट्रेस करने जाते हैं या उस सेक्टर के ऊपर कोई पर्टिकुलर टैक्स का निजाम लेकर आते हैं, निजाम तो लेकर आ जाते हैं, निजाम लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएं। इम्प्लीमेंट के अंदर होती है रेजिस्टेंस। अब बात सबसे जो मेन सवाल है हमारा, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान बने हुए जितना हमें टाइम हो गया, सबसे जो बुनियादी मसला जो हमें आता है वो ये आता है कि हमें अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना, वो नहीं करवा पाते। अब वो क्यों नहीं करवा पाते? रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए कोई हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है नहीं है, तो मजबूरन, जैसे आपने सवाल किया कि
ये क्या हुकूमत पता होता है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत बड़ा मेजर सेटबैक आता है कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते। अगर हम चीजों को इम्प्लीमेंट करवा लें, मिसाल के तौर पे मुझे पता है यहाँ 100 रुपए की चीज बनी है और मुझे पता है कि यहाँ 17 रुपए का या 20 रुपए का यहाँ टैक्स मेरा बनता है कलेक्शन, लेकिन अल्टीमेटली मैं उसको 20 रुपए, और मेरी पॉलिसी ये है कि भाई ये सेक्टर एक लॉ है मेरा इनकम टैक्स के अंदर, एक पर्टिकुलर सेक्शन में, एक पर्टिकुलर स्केड्यूल में इसका रेट है कि भाई 20 रुपए इस सेक्टर से मैंने देना है, लेकिन मुझे अगर वो नहीं मिल रहा तो मुझे देखिए पता था, तो मैंने तो पॉलिसी बनाई है ना कि भाई 100 रुपए में तो 20 रुपए सेक्टर में देना है, आपको क्यों नहीं दे रहा, आपको अगर नहीं दे रहा, लॉ भी मौजूद है सब है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस 20 रुपए का मेरा टैक्स तो आ गया, अब मैंने अपना मुल्क भी तो चलाना है ना, अब वो 20 रुपए का मैं क्या करूंगा, वो 20 रुपए में उठाऊंगा और वो 20 रुपए उठा के या तो मैं उसको कम कर दूंगा, उसको सेक्टर से 10 रुपए ले लूंगा, वो अपना माफिया जीत गया भाई, उसकी अपनी जीत हो गई, जो बचा 10 रुपए, अब वो मैं 10 रुपए उठा के इकॉनमी के ऊपर, दूसरे सेक्टर के ऊपर उसको बाइफरकेट करके और वहां से रिकवर कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली ये होगा कि जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारा जो एक्टिव टैक्स पेयर है, जो हमारा इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स पेयर जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं अपनी आसान अल्फाज में, वो क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमी के अंदर काम है ना, डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है, वो यही बोलता है यार कि मैं अपना इनडायरेक्ट टैक्स भी दूं, पेट्रोल के ऊपर भी दूं, बिजली के ऊपर भी दूं, गैस के ऊपर भी दूं, मोबाइल फोन का कोई कार्ड खरीदूं उस पर भी दूं, हर चीज पे दूं, फिर मैं डायरेक्टली अपनी इनकम के ऊपर भी दूं, तो मैं क्यों दूं? ये यानी कि इस सिस्टम में हमने इतनी जगहों से लेने की कोशिश की है, तो शायद हम वो जो सही जगह है वहां से भी नहीं ले पा रहे। आपकी बात को मैं बिल्कुल ट्रेस एंड ट्रैक का आपने जिक्र किया। इससे पहले कि मुझे आपसे आज ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल और जो गैस का जो खासतौर पर नेचुरल गैस का जो अभी फुकदान, जो रेसेशन, इसमें जो कमी आई है उस पर भी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मैं पहले ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम इन फैक्ट्रीज पर या इन प्रोडक्ट पर तो 4 या 5 पे लगा दी गई है। सिर्फ एक सवाल, मैं और आप कई ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए जाते हैं जो बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पे सेल्स टैक्स की मद में एक आपको छोटी सी पर्ची मिल जाया करती है कि आपका इतना % हमने सेल्स टैक्स भी इसमें से ऐड कर दिया है आपके बिल में। मुझे ये बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही, कहीं 15%, कहीं 17%, कहीं 12%, इसकी एक्चुअल फिगर तो खैर आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। ये सेस कहां जा रहा है इतनी छोटी सी पर्ची में? क्या हुकूमत ने वहां भी कोई अपना ऐसा सिस्टम क्या है कि डायरेक्टली ये हुकूमत की दराज में या हुकूमत के गले में जाता हुआ नजर आता है ये आपको? इसका तो बुनियादी जो आपने सवाल किया, इसका बुनियादी जवाब तो ये है कि अगर मैं बेसिक की बात करूं, अब मुझे नहीं पता पर्ची फेक है कि वो कच्चे रहे, वो बेहतर, अब इसका बुनियादी जवाब ये है, अगर वो बंदा, अगर वो सेक्टर या अगर वो फ्रेंचाइज या अगर वो रेस्टोरेंट ऐसा भी है, क्योंकि अगर वो सर्विस दे रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कलेक्शन हमारे सूबे में करनी, और अगर वो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज दे रहा है मिसाल के तौर पर गुड्स, तो उसकी जो कलेक्शन है वो एफडीआर ने करनी। तो बेसिक का बुनियादी सा जवाब तो ये है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो ये एलिजिबल टू डिडक्ट टैक्स, और वो टैक्स फिर हुकूमती खजाने पे जा होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या वो टैक्स एक पर्टिकुलर इनवॉइस के ऊपर एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से जो उसको डिस्क्राइब है, जो उसको मेंशन है, उसको दे रहा है, उसके अंदर तो मतलब कोई अंडर इनवॉइसिंग या कोई ऐसी वॉइस का इशू तो नहीं है जिससे वो टैक्स बचा रहा हो और अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा हो। तो ये तो देखिए, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पता है, ये अगर इतना इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट डिफरेंट तरीकों से होती है। अब इतनी पॉपुलेशन है, पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो हर रेस्टोरेंट के ऊपर ऐसे जाकर चेक करें। ये तो लिमिटेशन है ना, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, तो हर चीज को हम एक इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स नहीं करते। हाँ नहीं, मेरा शरण जी सवाल करने का मकसद भी मेरा यही था कि आवाम तो पे कर रही है 12-15% जो भी आवाम से उस बिल पे ऐड करके लिया जा रहा है, लेकिन क्या ये हुकूमती खजाने सेल्स टैक्स तो हुकूमत की जो है ना, देखिए ये लोग सेल्स टैक्स तो इन जगहों से जाता है, ठीक है, यही तो फैक्टर्स हैं जहाँ से सेल्स टैक्स जा रहा है, ठीक है, यही तो चीजें हैं कि जहाँ से सेल्स टैक्स नहीं उतना मेरा सवाल था शेयर, उसके उतना जा रहा है जितना लिया जा रहा है आवाम से जाता है, ठीक है, जाता कहां से नहीं है अब मैं बताता हूँ, ठीक है, हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर 3.5 लाख के करीब है, ठीक है ना, कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर, कोई मैं रेजिडेंशियल की बात कर, अब ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर जो 3.5 लाख के हैं, तो इसमें जो रजिस्टर्ड
सारे के सारे होने चाहिए, सही बात है। लेकिन क्यों नहीं? अब मैं इसमें फिगर बताता हूँ। इसमें करीब 40 से 45,000, कितने 40 से 45,000 सिर्फ कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड। समझ रहा हूँ मैं, समझा? ये ठीक है, जो भी कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर लगाएगा रेजिडेंशियल सॉरी, वो किसी अर्निंग मतलब अर्निंग कैपेसिटी के हवाले से कमाएगा, जाहिर सी बात, कुछ अर्न करना होगा, ऐसा ही है, कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। जब बिजनेस एक्टिविटी होगी तो भाई होगा टैक्स। तो ठीक है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, आप लोअर क्लास से हायर क्लास से जाते जाते हायर क्लास का टैक्स कम कर दे रहे हैं, लोअर क्लास का बढ़ा दे रहे हैं। हालांकि होना चाहिए, रैशनल करना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लोअर से उठाए मिडल तक के जाए, टैक्स रेट कम रखें, बिल्कुल। फिर मिडल से जाए हायर तक तो टैक्स रेट बढ़ा दें। ये नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? जो मैंने आपको बताया, मैं समझ गया। ठीक है, इस मुल्क के अंदर ना हो गया है, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन से क्या हो रहा है? एक डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, और अमीर तरह होता जा रहा है, गरीब जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है, और हर साल उसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है। जहां आपने मीटर की बात की तो यहां मैं अपनी भी एक राय जरूर दे दूंगा। इसके बाद मैं आपसे क्रूड ऑयल और गैस के हवाले से जरूर बात करूंगा कि मीटर जो है वो तो के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है कि वो इलीगल जगहों पर जो बनी हुई हैं, जिनके पास एनओसीज नहीं होती, वहां भी मीटर वो लगा देते ताकि इनका मीटर शुरू हो जाए। मतलब इनको हुकूमत के किसी और इकदाम से कोई लेना देना नहीं होता। वो जहां इंडस्ट्रियल लगाना हो वहां रेजिडेंशियल लगा दे, वो रेजिडेंशियल की जगह इंडस्ट्रियल लगा दे, इनका मीटर शुरू हो जाए कि इलेक्ट्रिक का हुकूमत की क्या वहां पे रेट होती है, उसमें कोई नहीं देख रहा होता। ठीक है, ये जो आपका सवाल है ना, ठीक है, ये डिफरेंट टॉपिक, मतलब डिफरेंट टॉपिक इन द सेंस, जी जी, ठीक है, वो तो कोई मतलब 7 दिन का पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक बन गया, ठीक है। उस पर बात सिर्फ ये है कि वेयर इज द एफसीआर टू इन्फोर्स सच काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन दिस काइंड ऑफ कमर्शियल मीटर। वो नहीं है ना, आपको पता भी है, आपके पास तो जब मेरे पास फीचर्स ऐसी हैं, जब मेरे पास ऐसे ऑनलाइन अभी एस्टिमेट हैं, ऑब्वियसली यार आप तो एक चीज चला रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर रेवेन्यू कलेक्शन एंटिटी है, आपके पास फीचर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से कतई नजर, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये तो आंखें बंद कर देना है, ये शुतुरमुर्ग की तरह आंखें दबा देना है ताकि जो होना है वो होता रहे इसी तरीके से। शेरोज, मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के इस हिस्से में ही मैं आपसे ये बात कर लूं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस अब सुना है कि कम होने जा रही हैं और बड़ी खुशी खबरियां भी दी जा रही हैं। क्या कहते हैं अब तक की प्राइसेस को और अब आने वाले दिनों में इसकी जो प्राइसेस होने वाली हैं? देखें, ये इसमें सबसे अच्छी चीज ये हुई कि हम आईएमएफ के साथ मुआहदे के अंदर थे और आईएमएफ के साथ हमारे को कोई 2 अरब डॉलर तक की तो ट्रांश मिल गई थी, टोटल 6 अरब तक की हमें मिल गई थी, जिसमें से 1 अरब डॉलर और हमें मिल गए। और उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा जो हमारे लिए ब्लेसिंग एंड डिसगाइज रहा, वो ये रहा कि ओमिक्रॉन जो वायरस था, तो उसकी एक जो वो थी आपका डायग्नोस होना डिफरेंट ऑफ स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अमेरिका और चाइना से और डिफरेंट जो इकोनॉमीज थी, तो उनके जो ऑयल के रिजल्ट थे, तो जिनके जो इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक रिजल्ट जो थे, तो उन्होंने उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर अपना बहाल करना शुरू। ठीक है, नवंबर के एंड में $84 की बैरल पर पहुंच गई। उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि ये अपना $68 की बैरल तक आ गई। अब इसमें बुनियादी सवाल ये था, एक अच्छी चीज मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का जो है जो तेल है जो आमदाद करता है वो 80% है, और उसमें अब ये है कि जब आप 80% जब आपका आप इम्पोर्ट बिल होगा किसी हार्ड प्रोडक्ट का किसी कंट्री का, तो ऑब्वियसली और ऐसी पर्टिकुलर कंट्री का होगा कि जिसके पास फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा कम है और जिसके लिए रुपी पैरिटी पर बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है। बिल्कुल, कोई आपका अल्लाह भला करे 175 और 170 के दरमियान और 180 के दरमियान आपका डॉलर मूव बैक करता जा रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है। फिर इसमें चीज ये है, ऑब्वियसली इसका एक बेसिक सिंपल रूल अगर कोई मैं आपकी आवाज के लिए बताऊं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज इम्पोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी पेमेंट आपने रुपये में तो करनी ही, उसकी पेमेंट आपने डॉलर के अंदर करनी। तो डॉलर जब भी आप करते हैं तो अगर कोई चीज महंगी होगी तो डॉलर की फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी, डॉलर ज्यादा दे रहे होंगे आप। बिल्कुल, और जब कोई चीज सस्ती होगी तो ऑब्वियसली आपके डॉलर कम जाएंगे, तो आपके रिजर्व के ऊपर बहुत ज्यादा कम इम्पैक्ट आएगा, इस तरीके से कि आपके रिजर्व ज्यादातर बरकरार रहेंगे एक अच्छे लेवल के ऊपर। जी जी, तो ये तो बहुत एक अच्छी शरद, आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो है वो कुछ कम होती हुई नजर आ रही है आपको? अच्छा, ये बहुत एक अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, तो पेट्रोल प्राइसेस इस वजह से
ये तो हम देख चुके हैं कि हुकूमत ने थोड़ी बहुत कम भी की है। हुकूमत देखिए कम कर भी सकती है, लेकिन सबसे बड़ा, अब मैंने आपसे मैंने आपको जवाब दिया ना कि हमारा जो 80% है जो इम्पोर्ट का बिल है वो ऑयल है ना। अब इसी चीज को आप डोमेस्टिकली देखें, जब हमारी चीज 80% एक चीज हमारी ऑयल होगा इम्पोर्ट की, तो सबसे ज्यादा फिर इस्तेमाल भी वही होता होगा हमारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब सबसे ज्यादा चीज इस्तेमाल हमारी इकोनॉमी में हो रही है, तो हमारा तो पर्टिकुलर, क्योंकि हमारा टैक्स का निजाम जो है वो इतना एफिशिएंट है नहीं। वो करता क्या है, वो यही कर रहा है ना कि एक जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है उस पर टैक्स ले रहा है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हो रही है। तो यही चीज है कि जो आपने सवाल किया कि ये आवाम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए होगा ये जो हो भी रहा है कि क्योंकि हम एक ऑयल को मंगा ज्यादा है, तो हमारा टैक्स जो है, तो हम लोकल टैक्स जो जमा कर रहे हैं, जो हमारा सेल्स टैक्स है, अब वो भी क्योंकि हमने 6100 जमा करके देने ना ये को, ठीक है कि भाई हमने किया है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, जरात से तो आप एंट्री मान ले रहे, अपना रिटेल सेक्टर में तो जा ले रहे, फला सेक्टर में तो जा ले रहे, तो टैक्स कहाँ से, कहीं से आएगा और कहाँ से आएगा। अच्छा, तो इसलिए हमने अपने टैक्स के लेवल को भी मेंटेन करना है, इसमें हमने अपने लैरीज को भी बढ़ाना है, जो हमने IMF को कहा है 4.8 पर अपना कोई PDL लैरी हमने जून तक कोई आपका अल्लाह भला करे 4 रुपए फी लीटर महाना के हिसाब से जून तक हमने इनको कोई 30 रुपए फी लीटर तक इसको पेट्रोल को लेके जाना है, बिल्कुल अपना PDL की मदद है। तो ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पेट्रोल की प्राइसेस को कम तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम IMF के साथ वायदे के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ IMF की शराइत को मानते हुए PDL लैरीज रखते हुए जितनी प्राइसेस हम कर सकते हैं हम करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा हो सकती है अगर हमारे साथ वायदे नहीं होते, वायदे के अंदर है तो हाँ, कुछ जगहों पर हुकूमतों के छोटे मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी छोटी होती है या वो कर्जों तले दबे हुए होते हैं, तो उनको IMF का यकीन तौर पर मोहताज होना पड़ता है, उनकी हिदायत पर हमें अमल करना ही होता है। गैस के बारे में क्या कहेंगे, गैस की शॉर्टेज है, लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा शहरोज आपको, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद गैस की जो किल्लत हुई और घर घर के चूल्हे जो है वो बुझना शुरू हुए, शहरों से पूछेंगे कि इसकी क्या असल वजूहत थी और क्या अब ग्रेजुअली इसमें बेहतरी आने की कोई मजीद इम्कानात है या नहीं है। वक्फे के बाद दोबारा से शहरों से कनेक्ट होंगे, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में शेरोज खान लोधी अगेन हमारे साथ हैं और एक तशनीगी मेरे जहन में रह गई थी कि मैं गैस के हवाले से, गैस का ये जो बहरान रहा, क्या ये नाक़िस हिकमत अमली थी या हुकूमती वर्जन के सर्दियों के मौसम में गैस की पैदावार जो है वो बड़ी मुतासिर रहती है। लेकिन कमोबेश ये तो हो गया कि हुकूमत ने हम सबको सुबह ही सुबह होटलों के खाने, होटलों के पराठे और बहुत सारी लवाजमात से आशना कर दिया और बहुत सारे लोगों को जिनका कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि वो रोजाना कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक सुबह का नाश्ता है वो होटलों से मंगवाया करें या होटलों में जाके क्या करें। तो ये एक बड़ा अच्छा तफरीह तबाह का हुकूमत ने हमें मौका फराहम कर दिया, लेकिन ये इंतहाई नाकिस सूरत हाल और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल मैं कहूंगा। कैसे देखते हैं शेरोज इस गैस के बहरान को, हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी या वाकई पैदावार का कोई बहरान था? देखिए, बहरान जब भी आता है तो वो एक ऐसी चीज होती है कि जो अनफॉर्चुनेटली हो, मिसहैप में हो या किसी से कोई स्ट्रेटेजी ना हो, वो तो तब आ जाता है मतलब जी। लेकिन इसमें बेसिक बुनियादी जो वजह थी वो पीछे ये थी कि हर इंसान ने मतलब जो भी स्टेक होल्डर था, जो भी मतलब जो डायरेक्टली इंटर रिलेट करता था इस चीज से, उसने बार बार एनर्जी को एनर्जी है उनको बार बार निशानदेही करी कि ऐसा बहरान आएगा। डिफरेंट चैनल्स पे भी इसकी बात हुई वक्त से पहले और कहा गया कि इस चीज पे कंट्रोल किया जा सके, इस पे प्लानिंग की जाए, इसकी स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, बहरान आ गया। अच्छा, अब बहरान आ गया तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है, बिल्कुल है, बहरान तो आ गया।
क्योंकि शेरोज हमें तो पता होता है ना, हुकूमतों को तो पता होता है कि हमारी पैदावार कितनी है होगी और हमारी जो है जरूरियात कितनी है, तो इसको कैसे इसको मीट कैसे करना है। देखिए ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो आपने ये बात करी कि पता होता है। जब आपको पता है, ऑब्वियसली पता होता है, आपके पास पूरे एस्टिमेट्स होते हैं, आपके पास कैलकुलेशन होती है, आपके पास डिमांड फोरकास्ट होता है, सप्लाई की चीज होती है सारी मौजूद। उसके बाद भी अगर आप चीज के अंदर कोई एक डिले कर दें या कोई और सोच रख लें या कोई आपकी चीज प्रॉपर टाइम के ऊपर अपना जाकर हिट ना हो सके या इफेक्टिव ना हो सके, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती है। चलो हो गई गलती। अब इसमें सबसे बड़ा जो चीज है, जो आपकी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और जो आपकी एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर है बिल्कुल आपकी गैस की लोड शेडिंग की वजह से और कोहरान की वजह से। रेजिडेंशियल की तो हम बात कर लेते हैं, वो तो घरेलू साथी तो है ही नहीं है। अच्छा, अब जो आपकी जो एजेंसी है, और बेसिकली अगर मैं एक मिसाल के तौर पर आपसे टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की बात करूँ, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल वो टेक्सटाइल के कॉन्स्टिट्यूट से, टेक्सटाइल के ही कमोडिटीज से हमारे को अर्न हो रहा होता है। तो ये टेक्सटाइल की जो मिल्स होती है, 24-24 घंटे काम करती हैं, पूरे साल करती हैं, 24/7 बेसिस पे काम करती हैं। ज्यादातर जो टेक्सटाइल की जो मिल्स हैं वो अपनी जो बिजली होती है वो गैस से पैदा कर रही है। बिल्कुल। अब अगर मैं कुछ फिगर्स की आपसे बात करूं कि भाई इससे डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, तो डिमांड इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा गैस की पैदावार थी वो है 4,300 MMCFD है, जो सर्दियों में कम होकर आपकी 3,300 MMCFD रह जाती है। और इसकी जो डिमांड होती है, जो आप उर्दू में तलब क्या है, वो 6,500 से 7,000 क्यूबिक फीट है, जो सर्दियों में बढ़कर 8,000 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच जाती है। अब शॉर्टफॉल कितने का आ रहा है? 4 से 5,000 का। अब जो हमारा फोर्ट राशन से जो आ रहा है, जो हमारे टक्कर है, उससे कोई उसके लिए हमने कोई 10 से 12 के जो कार्गो से मंगवाए थे, जिससे हमारे कोई 1200 MMCFD गैस मिल रही है और 4 गुना ज्यादा हमारे को इसका डेफिसिट है अभी भी गैस का, सही है ना। तो इसमें क्या है, अब आपने RLNG के जो पावर प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाए, हमने कल से आपने बिजली महंगी पैदा करी। इसके मुकाबले में जो आपने पिछली सर्दियों में जो LNG के कार्गो इंपोर्ट किए थे 14 थे, इस बार आपने 10 मंगवाए। जो आपने टेंडर जारी करे LNG के, वो तासीर की वजह से करे, इसकी वजह से LNG के चंद ना करे, जो आपके $8 में जो बुक की जा सकती थी, तासीर की वजह से आपने $30.65 में आपने उसको बुक की और खरीदी। तो इसके अब सबसे बड़ा इसमें मैं बताता हूँ रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए थे, प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी मेरी नजर, एक आम बंदे की नजर में क्या होना चाहिए। ये लोग तो फिर एक्सपर्ट होंगे, इनके बाद तो फिर और अच्छी प्लानिंग होगी, लेकिन फिर होना ये चाहिए था। सर्दियों में आप सर्दियों के LNG के सौदे कर लेते तो आपको महंगी खरीदनी पड़ती। फिर आपने जो गैस का जो बुरान क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर आप एक प्लानिंग कर लेते, कोई स्ट्रेटेजी बना लेते, कोई रिफॉर्म्स बना लेते। तो सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर है, आप उनको LNG की एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते और इसके ऊपर कोई पॉलिसी बना देते, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बैठा के, और कोई ऐसी चीज हो जाती और आपकी चीज अच्छी इसमें चल जाती। फिर क्या होता, आपको मतलब एक जो बहरान था चल सकता था, उसके बाद क्या हुआ कि जो ईरान और ताफी की जो गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम शुरू होना था, और जिसके नतीजे में हमें एक महंगी LNG इंपोर्ट करना पड़ी। जो ऑब्वियसली जब आप एक चीज महंगी खरीद रहे हैं और जिसके बाय प्रोडक्ट है, लाइक उसका बिजली है, गैस है, LPG है, CNG है, उसकी कीमतों में भी आप देख रहे हैं कि इजाफा आ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए अब भी एक टाइम है कि गैस पाइपलाइन मंसूबों के ऊपर अगर हंगामी तौर पर अगर काम कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये गैस बिल्कुल सही कहा, ये गेम चेंजर हो सकता है। शहरों बिल्कुल सही बात की आपने कि ये गैस पाइपलाइन अगर पाकिस्तान में इस गैस पाइपलाइन के मंसूबे पे ही अगर और कर दिया जाए, तो ये जो दरमियान का गैप है वो कवर हो सकता है। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास, मैं जरूर चाह रहा था कि मैं एक चीज और चाह रहा हूं शेर के, ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया। मैं चाह रहा था कि IT पार्क्स अभी जो है हुकूमत ने अनाउंस किए हैं और उन्होंने बाकायदा दुनिया में IT एक्सपोर्ट्स जो है वो इतनी बड़ी है कि बताया ये जा रहा है कि खुद इंडिया जैसा मुल्क भी जो 150 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है, जबकि हम 60, 70 या 100 के अंदर हैं, 20 या 25 मिलियन के अंदर है। क्या आप समझते हैं कि 50 मिलियन और 150 बिलियन
कितना बड़ा फर्क है। तो अब जो हुकूमत ने उस तरफ निशानदेही की है और एक आईटी पार्क का मंसूबा किया है, जिसके बारे में पता ये चला है कि 500 मिलियन और 300 मिलियन की तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आ भी चुकी है। मुख्तसरन बताइएगा कि क्या ये आइडिया आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन सकता है? देखिए, हर वो आइडिया पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन सकता है कि जिसके अंदर हमारे पास टैलेंट मौजूद हो, हम उसको अच्छे तरीके से स्केल आउट कर सकते हो और उसके ऊपर हमारी प्लानिंग मौजूद हो। जी जी, हर वो आइडिया कर सकता है, वो आईटी सेक्टर का हो, अब वो किसी और सेक्टर का हो। आईटी सेक्टर अच्छी है, एक अच्छी चीज है, जिसे ऑब्वियसली आईटी की अपनी वर्ल्ड के अंदर अब डिमांड है और डिफरेंट चीजों की मार्केट में चीजें इन है, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं। उसमें आपका कोई जाता नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन जाता है और उसमें आप इतना पैसा कमा रहे होते हैं। अब बात यह, आप टैलेंट कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, कितना आपने टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दी है अभी तक, वो सवाल है। मेरे ख्याल से कितना कुछ डेवलपमेंट नहीं, अपने तौर पे जो काम कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज काम कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो आईटी की चीजें एक्सपोर्ट भी कर रही है और डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन अब मैं एक लास्ट चीज करूंगा, ठीक है, हमारे पास आइडियाज तो हैं, हमारे पास चीजों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अगर हम इस वक्त बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमने आईटी के ऊपर काम करना है, तो सिंपल सी एक बात ये है कि आपके पास अब टाइम कितना रह गया, आपके पास 1.5 साल रह गया होगा। क्या 1.5 साल के अंदर जो आपने चीज को सोचा है, क्या आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकेंगे? मेरे ख्याल से शायद नहीं। क्या आने वाली हुकूमत से इसको प्रैक्टिकली पॉसिबली करके आगे लेके चलेगी आपकी इनिशिएटिव को? और ये तो बहुत बड़ा सवाल है निशान है कि हमारी तो जो ट्रेंड रहा है हुकूमतों का, वो तो सबके सामने है कि अपना आकर कोई नया चीज शुरू करती है, पुरानी चीज भले अच्छी है उसको खत्म कर देती है। बिल्कुल सही। इससे क्या होता है, आपका टैलेंट बच जाता है। इससे क्या होता है, आपकी चीज, अगर कोई चीज, वो चीज स्पेसिफिकली जो आपके एक्सपोर्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो हर हुकूमत देखती भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर सबसे जो बड़ा जो मेजर इशू बना हुआ है वो आपकी एक्सपोर्ट का ही है। आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है, आप रिलायंस कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट से टैक्स की, आप रिलायंस कर रहे हैं रेमिटेंस से अपने रिजर्व की, आप रिलायंस कर रहे हैं डिफरेंट चीजों से, आप एक्सपोर्ट तो बढ़ाएंगे। आपका रिलायंस होना चाहिए एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि आपका फॉरेन एक्सचेंज, आपके रिजर्व बढ़े, आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो कंट्रोल में आए, तो चीजें आपकी सही करें। वरना ये जो IMF का जो कर्ज आपने लिया हुआ है या सोचिए जो आपको ग्रांट दे रहा है, ये इनफ नहीं है आपके डेफिसिट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहरोज। यकीनी तौर पर ये वो अहदाफ हैं जो हमें हासिल करने होंगे कि एक्सपोर्ट और फॉरेन रिजर्व ये चैलेंज होते हैं किसी भी रियासत के लिए, और शायद हमें अब इस चैलेंज को कबूल करना होगा। और आईटी के हवाले से बात की। शहरोज, में एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे साथ रहे, और यकीनी तौर पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़े तफसील से हमने और आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो आईटी का नया चैप्टर आगाज हो रहा है पाकिस्तान में, इससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के टैलेंट को गुरूम मिलेगा, सही बात की शहरोज ने कि क्या हम अपने पर्टिकुलर टाइम में इसको कंप्लीट कर पाएंगे और आने वाली हुकूमतें इससे कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन अगर ये शुरू ही ना होता तो कहते हैं ना कि जब आंख खुले तब सुबह होती है, तो आज से शुरू हुआ है, सो बिस्मिल्लाह। अब सब मिलके इस सेक्टर को, आईटी सेक्टर को हमारे पड़ोसी मुमालिक के बराबर लाने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवान हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को और हमारी हुकूमतों को मायूस नहीं करेंगे, और इस सेक्टर को ऐसा बूम देंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम बहुत आगे जाने वाले हैं। इसी दुआ के साथ इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाजत चाहता है अल्ताफ यानी। अल्लाह निगहबान।